हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है हमारा वेव ऑप्टिक्स, है ना। उसमें दो पार्ट्स है एक्चुअली। एक है वेव थ्योरी, ठीक है, जो लास्ट सिलेबस था पिछला, उसमें वेव थ्योरी अलग कर दिया था और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन अलग कर दिया था। लेकिन न्यू सिलेबस में क्या हुआ है, दोनों एक ही इसमें हो गया, ठीक है। तो अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है जिसमें पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यहाँ से अगर आपने ये चैप्टर को ढंग से देखा होगा तो कुछ थ्योरेटिकल था, है ना। पहले वेव थ्योरी था, उसके बाद में हाइजीन्स थ्योरी था, उसके बाद में हाइजीन प्रिंसिपल था, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट कैसे बनते, नया वेव फ्रंट कैसे बनाया जाता है, उसके बाद में रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद में पोलराइजेशन पढ़ा। तो बहुत कुछ उसमें थ्योरेटिकल था, ठीक है। मेन जो है आपका वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इस चैप्टर में अहमियत या इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो दो चीज़ों को है। एक है इंटरफेरेंस और दूसरा है डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें जो चैप्टर डिफ़िकल्ट माना जाता है या डिफ़िकल्ट लगता है वो चैप्टर है यही वाला, वेव ऑप्टिक्स वाला, ठीक है। क्योंकि क्लास 11th में भी आपने ढंग से पढ़ा नहीं होता है, ठीक है, और आपको स्केलर वेक्टर का अच्छे से नॉलेज नहीं होता है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। इसमें क्या है ना, दो जो चैप्टर है आपके, पहला है SHM, ठीक है, या फिर ऑस्युलेशन, और दूसरा आपने पढ़ा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, है ना, सुपरपोजिशन। ये दो चैप्टर का भी बहुत यूज़ है। इंटरफेरेंस अगर पढ़ोगे तो इंटरफेरेंस में आपको वापस जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाला चैप्टर था ना, स्केलर एंड वेक्टर, या फिर उसका नाम क्या था, मैथमेटिकल मेथड्स, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल मेथड का भी यूज़ है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं ना, उसके लिए प्री रिक्विजिट, आपका बुक अगर देखोगे ना, इंटरफेरेंस का इंट्रोडक्शन एकदम सिंपल दिया हुआ है, लेकिन काफ़ी नहीं है, ठीक है। सिंपल तो है लेकिन इनफ नहीं है। अगर वापस आप अगला जो टॉपिक है इसके बाद का, वो है आपका यंग्स एक्सपेरिमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले आपको ये इंटरफेरेंस का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्री रिक्विजिट को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। अगर प्री रिक्विजिट अच्छी तरीके से समझे तो इंटरफेरेंस देखेंगे, और आगे एक टॉपिक है इसी में, कोहेरेंस सोर्सेस ऑफ लाइट, क्या होता है उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। बुक में पैराग्राफ वाइज दिया है और ऐसा लगता है कि बुक में जल्दी जल्दी निपटा दिया हो, ठीक है। अपन वैसा नहीं करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अभी लाइट क्या है, अभी लाइट जो है वो है हमारी वेव। कौन सी वेव है, वो है ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। अभी सर लास्ट टॉपिक में मैंने पढ़ा था कि लाइट जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। पोलराइजेशन में पढ़ रहे थे कि लाइट कौन सी वेव है, नॉन मैकेनिकल, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल, या फिर पहले तो आपको मैकेनिकल का डेफिनेशन पता होना चाहिए। मैकेनिकल वेव क्या होती है, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है कि जिसके लिए मीडियम चाहिए, जिसके लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो वेव उस पर्टिकुलर एरिया में से ट्रैवल नहीं कर सकती। मतलब वैक्यूम अगर है तो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती। कौन सी वेव, मैकेनिकल वेव। लेकिन लाइट है नॉन मैकेनिकल। अभी नॉन मैकेनिकल का मतलब क्या है कि मीडियम रहेगा तो ये ट्रैवल नहीं करेगी क्या, तो वैसा नहीं। लाइट के लिए क्या है, मीडियम हो या फिर वैक्यूम हो, मीडियम हो या ना हो। मीडियम होगा मतलब होगा कुछ, तो एयर पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ ना कुछ होगा। और वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमारी जो लाइट वेव है ना, वो नॉन मैकेनिकल है, मतलब मीडियम हो तो भी ट्रैवल करेगी और वैक्यूम हो तो भी ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो अभी मीडियम क्या है, मीडियम के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मीडियम के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स। और दूसरा कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव। कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स।
और अभी ट्रांसवर्स वेव का मतलब तो आपको पता है, अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी तो हमारे पार्टिकल्स उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एसएचएम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये दो आपको लाइट वेव के बारे में पता होना चाहिए। अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये टॉपिक तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिलना। एक लाइट इधर से आ रही है लाइट वेव, दूसरी लाइट वेव इधर से आ रही है, कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों मिलेंगी, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरफियर करेंगे। बोलते हैं ना, झगड़ा जब होता है तो क्या, हम दोनों का झगड़ा चलता है, तीसरा बीच में इंटरफेयर ना करे। इंटरफेयर मतलब अंदर आना, अंदर मतलब कुछ तो डिस्टरबेंस या क्या बोलते हैं अपन, बीच बीच में आना। तो वैसे ही एक वेव हमारी ऐसी सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन ये दूसरी वेव आई और दूसरी वेव ने इसको क्या, इसके साथ क्या कर दिया? इंटरफेरेंस मतलब मिलना। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब क्या? वेव्स का मिलना। तो वेव्स मिलने के बाद क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, उसको एनालाइज हम कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसमें पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, सिंपल तरीके से आपको बताने का कोशिश किया गया है आपके बुक में। ठीक है, उसके बाद में आएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद में आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारे 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी। अगर वो पता चल गया आपको तो आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ या फिर इस आई बटन में आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये है जस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ इंटरफेरेंस, अभी हम इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने क्या क्या लिखा है, प्री रिक्विजिट, आपको एसएचएम समझ में आना चाहिए। अभी एसएचएम क्यों समझ में आना चाहिए, यहाँ पे मैंने बोला कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो पार्टिकल्स, मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एसएचएम परफॉर्म करते हैं। अभी मैंने बोला एसएचएम परफॉर्म करते तो एसएचएम का कुछ ना कुछ काम होगा, है ना। तो अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा है, वेव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से। और अगर एसएचएम टॉपिक आपने देखा होगा अच्छे से, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने पढ़ा है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कैसे दिखता है, इस वेव की तरह ही दिखता है, साइनोसाइडल। साइनोसाइडल मतलब क्या, ऐसा इक्वेशन हम लिखते थे जिसके अंदर साइन या कोसाइन फंक्शन हो। ठीक है, तो जनरली जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करते हैं, जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उस पार्टिकल का जो एसएचएम है, उस एसएचएम का इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस समझने के लिए आपको ये वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वेव की प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने इंटरफेरेंस स्टार्ट भी नहीं किया, ये प्री रिक्विजिट है। ठीक है, ये y होता है डिस्प्लेसमेंट, ये y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये होता है एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। और ये जो इतना पूरा पार्ट है जिसको मैं बॉक्स कर रहा हूं, उसको बोला जाता है फेज ऑफ एसएचएम। इसके अंदर ये जो ओमेगा है उसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर जो टाइम है वो सिर्फ टाइम है। टाइम दो तरीके का होता है, एक है टाइम पीरियड, ठीक है, एक होता है टाइम पीरियड जो उसको बोलते हैं कैपिटल टी, जो कांस्टेंट होता है पीरियोडिक मोशन में, और ये जो स्मॉल टी है वो रैंडम टाइम है। ठीक है, अल्फा अगर आपको पता नहीं है तो उसको बोलते हैं इपो। क्या बोलते हैं उसको, इपो। ये कहाँ पे पता चलेगा, ये एसएचएम में पता चलेगा। ठीक है, सबसे जरूरी चीज इस चैप्टर के लिए, वेव ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस के लिए आपको जो समझना है वो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, इस वाले टर्म को बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। ठीक है सॉरी, अगर आपने एसएचएम के बाद का, बस एसएचएम का प्रीरिक्विजिट इतना ही, अगर आपने एसएचएम का बाद का चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर का नाम ही है क्या, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है,
तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसके लिए? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किसका रिजल्ट है? इंटरफेरेंस इस सुपरपोजिशन की देन है। इंटरफेरेंस किसकी देन है? सुपरपोजिशन की। क्यों? अभी सेम पकड़ लो, एक पॉइंट है, पी नाम का पॉइंट है किसी मीडियम के अंदर, एक वेव यहाँ से आ रही है, दूसरी वेव यहाँ से आ गई, दोनों वेव एक दूसरे पे क्या हो गई? ओवरलैप। दोनों वेव्स एक दूसरे पे क्या हो गई? ओवरलैप। तो ओवरलैप होना मतलब क्या होना? सुपर इम्पोज होना। क्या होना? सुपर इम्पोज। और तब कुछ हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोलते हैं? नेट डिस्प्लेसमेंट। अभी किसका? तो किस किस बुक में लिखा होता है नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव? वो गलत चीज है। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वेव तो अपने अपनी मजे में चल रही है, ठीक है। वेव की वजह से अफेक्ट कौन होता है? वेव की वजह से अफेक्ट होता है मीडियम, या मीडियम के अंदर का पार्टिकल। तो जो पार्टिकल ये वेव डिस्प्लेस कर देंगी, मान लो यहाँ पे कोई पी पार्टिकल था, वो अपनी जगह पे एकदम स्टेडी था, बेचारा शांत था, कोई दिक्कत नहीं। वेव आई मतलब डिस्टरबेंस आया, पार्टिकल को ऊपर ढकेल दिया। ऊपर ढकेल दिया तो क्या हो गया? पार्टिकल का इस ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, वो बताता है हमको कौन? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो अभी हमको देखना ही है। इंटरफेरेंस पढ़ने के लिए वापस फिर से देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट किसका? पार्टिकल का। कब? जब क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन एक से नहीं होता है, एक वेव नहीं लगती है। कितनी लगेंगी? एक से ज़्यादा वेव लगेंगी। तो दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और वो किसी एक पॉइंट पर आके एक दूसरे पे क्या हो गई? सुपर इम्पोज हो गई। तो ये पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्योंकि हर वेव जो है वो इस पार्टिकल को अपने अपने हिसाब से डिस्प्लेस करने की कोशिश करेंगी। पहली वेव आएगी, वो क्या बोलेगी? पार्टिकल को चल 5 मीटर ऊपर जा, ठीक है। लेकिन दूसरी वेव आई, दूसरी वेव ने क्या बोला? नहीं नहीं, 3 मीटर नीचे यहाँ। वापस थर्ड वेव आई, थर्ड वेव बोलती नहीं नहीं, तो 2 मीटर ऊपर जा। तो ये पार्टिकल माने किसकी बात? पार्टिकल तो क्या दुविधा में आ जाएगा, सही है ना। पार्टिकल कंफ्यूज हो जाएगा कि बात माने किसकी। करेक्ट है, क्योंकि हर वेव के हिसाब से पार्टिकल को बिहेव करना है। और एक बात समझ के चलना है आपको, एक वेव की प्रेजेंस की वजह से दूसरे वेव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। एक वेव की वजह से दूसरी वेव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, असर किस पे पड़ रहा है? असर पार्टिकल पे पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? पार्टिकल पे। 1000 वेव्स आ जाए, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर अलग अलग सोर्स की वजह से 1000 वेव्स आ जाए, 100 वेव्स आ जाए, एक वेव की वजह से दूसरी वेव पे असर नहीं पड़ेगा। वो तो मटकती हुई चलती रहेगी अपने अपने हिसाब से, वो अपनी धुन में रहती है वेव्स, ठीक है। लेकिन उन वेव्स की ओवरलैपिंग की वजह से असर किस पे पड़ता है? पार्टिकल पे। क्यों? क्योंकि हर एक वेव जो है पार्टिकल को डिस्प्लेस करती है, पार्टिकल को डिस्प्लेस करती है। अगर एक ही पार्टिकल पे एट अ टाइम बहुत सारी वेव्स आई, तो बहुत सारी वेव्स उस पार्टिकल को एट अ सेम टाइम अलग अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगी। तो पार्टिकल माने बात किसकी? तो वो बताने के लिए प्रिंसिपल आया था, लॉ, जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। रैंडम या फिर रफली मैं बताता हूँ कि इस चीज पे क्या होगा। मान लो 3 ही वेव्स है। पहली वेव बोल रही है 5 मीटर अपर, दूसरी वेव बोल रही है 3 मीटर नीचे, तीसरी वेव बोल रही है 2 मीटर ऊपर। तो पार्टिकल किधर जाएगा? तो सिंपल, ऊपर वाले कितने हैं? 5 2 7, नीचे वाला डायरेक्शन एकदम अपोजिट, -3 = 4 मीटर अप। तो ये पार्टिकल किधर जाएगा? 4 मीटर अप जाएगा। अभी ये कैलकुलेशन करते वक्त आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अपर अपर, ये डाउनवर्ड। अपर वाला डायरेक्शन कोई एक मान लिया पॉजिटिव, तो टोटल अपवर्ड डायरेक्शन वाला वेक्टर कितना बन गया? अभी डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। 5 2 7 -3 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। तो 4 मीटर ऊपर जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अच्छे से देखते हैं, समझ तो आ गया होगा मेरे हिसाब से। आपके बुक में ना
डेफिनेशन तो दी है, लेकिन एक वर्ड मिस होने की वजह से वो डेफिनेशन थोड़ी गलत हो जाती है। आपकी बुक में वो करेक्ट कर लेना, वहाँ पे सिर्फ लिखा है द सम, लेकिन द सम नहीं होता है। जब आप द सम लिखते हो तो वो होती है अलजेब्रिक सम बाय डिफॉल्ट, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में आपको जो सम करनी है वो है वेक्टर सम। ठीक है, तो इसमें अभी शुरू हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अभी हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम, लास्ट वाला दिख रहा है आपको मीडियम, ओके, ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम ओवरलैप विथ ईच अदर, यहां तक क्या लिखा कि दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी एक मीडियम में, सेम मीडियम में, ठीक है, सब की सब वेव्स सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है और वो क्या होगी, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होगी, तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू किसका, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू ईच अदर एट अ पॉइंट, लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे वो ओवरलैप हो गए। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, उस पॉइंट पे जो पार्टिकल था एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू, ये जरूरी है, वेक्टर वर्ड जो है आपके बुक में से मिस कर दिया, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव एज इफ ईच वेव वॉज अलोन। इसका मतलब मैं वापस से आपको बताता हूँ क्या है कि सॉरी, दो या दो से ज़्यादा वेव्स है, किसी एक सेम मीडियम के अंदर वो ट्रैवल कर रही है सारी की सारी, और वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है, एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है। कौन से पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे वो सारी वेव्स क्या हो गई, ओवरलैप एट अ पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे सारी वेव्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो गई। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो तो वेव्स क्या करती है, पार्टिकल को डिस्प्लेस करने का काम करती है, एक तो ऊपर या नीचे, तो उस पार्टिकल को बात माननी किसकी है, उसको तो सबकी बात माननी है, ठीक है, लेकिन एट अ टाइम वो सबकी बात मानेगा तो फाइनली क्या होगा, नेट मतलब रिजल्टेंट मतलब क्या, फाइनली क्या होगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। पहली वेव बोलती है 3 मीटर अब जाना, तो अभी ध्यान देना, सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव, तो पहली वेव 3 मीटर बोल रही है, दूसरी वेव बोल रही है 2 मीटर नीचे, और तीसरी वेव बोल रही है 4 मीटर फिर से नीचे। तो एज इफ ईच वेव वाज अलोन, मतलब क्या, अगर सिर्फ पहली वेव प्रेजेंट रहती तो हमारा पी पार्टिकल कितना मीटर ऊपर जाता, 3 मीटर ऊपर जाता। अगर सिर्फ सेकंड वेव प्रेजेंट रहती तो हमारा जो पार्टिकल क्या होता, सिर्फ 2 मीटर नीचे जाता। तो अलोन, अकेली अकेली जब रहती तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 3 मीटर ऊपर, 2 मीटर नीचे, 4 मीटर नीचे। अगर तीनों वेव अलोन अलोन मतलब एक एक, बाकी कोई वेव्स नहीं होती। तो ये जो 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ईच वेव व्हेन ईच वेव वाज अलोन। अगर अकेली अकेली होती तो पार्टिकल में इतना 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 डिस्प्लेसमेंट होता, जब ये तीनों वेव्स इंडिविजुअली आती, अकेली अकेली आती, ठीक है। लेकिन अभी उनका सबका हमको क्या करना, एट अ टाइम आई है, क्या हुआ है, एट अ टाइम आई है, तो अभी हमको इन तीन का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। तो ये अलोन अलोन डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम, 3 मीटर ऊपर मान लो पॉजिटिव, 2 मीटर, 4 मीटर निगेटिव, क्यों, क्योंकि नीचे है इसलिए। अभी ये माइनस मतलब सच में माइनस नहीं होता है, क्या, डायरेक्शन के हिसाब से जाना है, ठीक है। 3 में से 2 गया 1, 1 4 -5 मीटर, मतलब क्या, 5 मीटर नीचे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, 3 में से 2 गया, सॉरी देखो एकदम सिंपल मिस्टेक कर दी मैंने, 3 में से 2 गया 1, 1 वापस 4, कितना, -3 मीटर नीचे,
-3 मीटर नीचे, मिस्टेक होती है, ठीक है। तो -3 मीटर मतलब क्या, 3 मीटर नीचे, फिर से गलत हो गया, ठीक है, सॉरी। तो 3 मीटर नीचे इतना उसका क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये है सुपरपोजिशन। अब ये जो वेव्स आ रही है, दो वेव्स है मान लो, उसको मैं लिखता हूँ A1 sin ओमेगा टी प्लस एक्स। अभी ऐसा क्यों लिख रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं, ठीक है। ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा लिखते आए ना। और दूसरा जो है y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस, उसको मान लेते हैं बीटा। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है, इसका फेज अलग है अल्फा, ठीक है, इसका फेज अलग है बीटा। ये जो दोनों एक दूसरे पे जब ओवरलैप होगी तो आपको पता होगा कि ये जो दो SHM है, ये जो दो क्या लिखे हैं मैंने यहाँ पे SHM है, हमारा नेट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये y1 y2 क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बोला जब SHM का इक्वेशन पढ़ा है, वो क्या होगा, वेक्टर सम y1 बार प्लस y2 बार, ठीक है। अगर मान लो 2 से ज़्यादा हुई तो, 2 से ज़्यादा हुई तो फिर से यहाँ पे तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट प्लस चौथी वेव का डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करते 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 गिनती कौन सी, nth वेव का डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से सारी वेक्टर्स का सॉरी सारी वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट है उनका क्या करो, वेक्टर सम करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं आपके महाराष्ट्र बोर्ड का जो बुक है उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे जब आप यंग्स एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कौन सी अभी मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोग इस चैप्टर में डर जाते हैं। एक टॉपिक होता है फेज डिफरेंस, उसके लिए आपको फेज तो समझ में आ गया, तो फेज डिफरेंस आराम से समझ में आएगा। क्या, ये जो था मैंने बोला ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं फेज। पहली वेव का फेज ऐसा होगा, दूसरी वेव का फेज ऐसा हो सकता है, तीसरी वेव का फेज ऐसा हो सकता है। तीनों का फेज क्या है, अलग अलग है। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, चलो 2 इसमें लेते हैं, क्या ये -a मिल गया आपको, क्या फेज डिफरेंस। दूसरा आएगा पाथ डिफरेंस, दूसरा आएगा पाथ डिफरेंस। अभी पाथ डिफरेंस क्या है, मान लो ये पॉइंट है P, ठीक है, और ये है पहली वेव, इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x1, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, P पॉइंट बड़ा, ये डिस्टेंस कितना है मान लो x2, ठीक है। ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ठीक है। ये जो इक्वेशंस लिखे थे, अभी मैंने यहाँ पे कौन सा इक्वेशन लिखा था, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा था SHM वाला। अब ये वेव का इक्वेशन क्या होगा, अभी वेव का इक्वेशन कहाँ से ढूंढोगे, वेव का इक्वेशन आपको सुपरपोजिशन जो चैप्टर है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक ऑलरेडी एक चैप्टर था हमारा, सही है ना, तो वहाँ से वेव का इक्वेशन मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, चलो यहाँ पे ज़्यादा मिनट नहीं लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बताता हूँ। देखो क्या होगा, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, ठीक है, ये पहली ये दूसरी। पहली वेव को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, बताता हूँ, इसके अंदर की भी चीज़ें बताता हूँ। दूसरी वेव का इक्वेशन A2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2, ये है पहली इक्वेशन, पहली वेव। ये है दूसरी वेव, ये है पहली वेव का इक्वेशन, ये है दूसरी वेव का इक्वेशन। y1 y2 मतलब डिस्प्लेसमेंट्स, a1 a2 मतलब एम्पलीट्यूड्स, साइन साइन है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t मतलब कोई भी रैंडम टाइम, k क्या है, k होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, उसको बोला जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसको और भी नाम है वेव फंक्शन बोलते हैं, वेव फंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट होती है, इसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज वेवलेंथ, ठीक है। x1 x2, x1 मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रैवल बाय फर्स्ट वेव, डिस्टेंस, पहली वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया सोर्स से यहाँ तक, पहली वेव ने ट्रैवल किया x1 डिस्टेंस, दूसरी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x2 डिस्टेंस, ठीक है। अभी ये तो लिख दिया, पहली वेव का फेज कितना है, इतना, दूसरी वेव का फेज कितना है, इतना,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ें आगे भी आएंगी, लेकिन अगर यहीं पे ध्यान में आ गया ना तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, वो रहा ओमेगा टी प्लस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ठीक है, अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से दिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, पहले का फेज डिफरेंस क्या, ओमेगा टी प्लस के एक्स वन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ओमेगा टी कट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस ओमेगा टी है, ये माइनस ओमेगा टी कट। तो के एक्स वन ये माइनस प्लस कितना, माइनस के एक्स टू। फेज डिफरेंस को अपन डिनोट करेंगे फाई से, याद रखना, फेज डिफरेंस को अपन डिनोट करेंगे फाई से। के कॉमन एक्स वन माइनस एक्स टू। अभी किसी किसी बुक में क्या दिया है, दिस माइनस दिस, मतलब x2 वाली टर्म पहले है, x1 वाली टर्म बाद में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको पता नहीं है कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, अपन डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हैं, दिस माइनस दिस भी चलेगा, दिस माइनस दिस भी चलेगा। ठीक है, तो x1 माइनस x2 को मैं बोल देता हूँ डेल्टा x, चेंज है ना, दोनों देखो सेम है, x का डिफरेंस है, x का डिफरेंस मैं बता देता हूँ डेल्टा x। तो फाई इज इक्वल टू के क्या है अपना, 2 पाई अपॉन लैम्बडा डेल्टा x। ये बात अगर अब भी आपके समझ में आ गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ये दोनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है ना, दिख रहा है, ये दोनों चीज़ें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको आगे इंटरफेरेंस समझना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। क्योंकि क्या है, इंटरफेरेंस में दो टाइप्स है, एक है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, और वो कंडीशंस घूम फिर के किस पे आने वाली है, पहली कंडीशन होगी फेज डिफरेंस के बारे में और दूसरी कंडीशन होगी पाथ डिफरेंस के बारे में। आगे न्यूमेरिकल्स जब आएंगे, कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसके लिए आपको फेज डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल के अंदर दिया होगा पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस से आपको फेज डिफरेंस निकालते आना चाहिए। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरफेरेंस में सबसे पहला फॉर्मूला आपको कोई ध्यान में रखना है तो ये है, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज अ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब सेम, पहली ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस दूसरी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस मतलब हो गया आपका पाथ डिफरेंस। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में नहीं दिया है, बाकी बुक में है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। डेल्टा एक्स मतलब क्या, x1 माइनस x2 मतलब डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस मतलब क्या, पाथ डिफरेंस। फाई मतलब ये जो दोनों फेज है, ये जो ब्रैकेट के अंदर की टोटल पूरा ब्रैकेट जो है उसको बोलते हैं फेज। तो फेज डिफरेंस क्या है, दिस माइनस दिस, और ये फाई बोलते हैं उसको, और x1 माइनस x2 जब ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस। ये वाला पहला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे सारी चीज़ें इसमें भी, डिफ्रैक्शन में भी फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस इतना बार सुनोगे आप, रात को भी आपको सुनाई देगा, ठीक है, नींद में, क्योंकि इतनी बार ये सारी चीज़ें लिखी है कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस आएगा ही आएगा, 100 बार लिखा होगा आपकी बुक में, ठीक है। इसलिए ये दोनों चीज़ें समझना जरूरी है। अब भी बता देता हूँ, आगे भी काम में आएगा, आगे भी बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए भी ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या हो गया, अगर एक भाषा में मतलब एक लाइन में लिखेंगे तो y1 बार प्लस y2 बार प्लस y3 बार अप टू yn बार, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम। कौन सी सम, ये बार बार क्यों लिखा है ऊपर एरो, मतलब बार क्या, क्योंकि वेक्टर सम इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव व्हेन ईच वेव वाज प्रेजेंट अलोन। तो अभी क्या है, उस पार्टिकल का जब पहली वेव की वजह से एम्पलीट्यूड मान लो उसका 3 मीटर होता था, इंटेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी उस पॉइंट पे, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये तो हमने पोलराइजेशन में भी देखा है। अगर उस पार्टिकल का जब वेव अकेली थी
तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ अलग था उस पार्टिकल का, लेकिन 2-4 वेव्स जब एक साथ आ गई तो अभी उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा। तो उस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। कभी कभी उसी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कभी उसी पॉइंट पे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, या ज़्यादा या जीरो, मैक्सिमम या जीरो के बीच में घूमती रहेगी। तो ये क्या हो रहा है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट अ पॉइंट इन अ मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 or more waves is called इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन यही है कि क्या है, पहले एक ही वेव जब थी तो एक ही वेव की वजह से एम्पलीट्यूड एक ही होता है। कितना एम्पलीट्यूड होता है, 3 मीटर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। जब तक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, आई इज इक्वल टू, मान लो कांस्टेंट यहाँ पे सी लेते हैं, अभी ज़्यादातर अपन कांस्टेंट के लेते थे, लेकिन मैं सी ले रहा हूँ क्योंकि के क्या है अभी इस वेव में, के इज इक्वल टू 2π/λ, वो भी कांस्टेंट ही है, लेकिन वो वाला कांस्टेंट और ये वाले कांस्टेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर सी भी नहीं तो एम ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है, ma²। एम तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब तक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगी तब तक इंटेंसिटी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, मतलब लाइट की वजह से जो कुछ एनर्जी दिख रही है हमको, लाइट क्या, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी बोलो, यहाँ पे इंटेंसिटी बोलो। लेकिन क्या है, जब सुपरपोजिशन होगा तो यहाँ पे पार्टिकल के एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड में चेंज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ मतलब एम्पलीट्यूड में भी हो ही जाएगा। तो एम्पलीट्यूड की वजह से इंटेंसिटी भी चेंज होगी। तो ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव की वजह से, देखो सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर वेव्स की क्या वजह से क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। एम्पलीट्यूड की वजह से इंटेंसिटी चेंज हो रही है। तो वही रीडिस्ट्रीब्यूशन, पहले इंटेंसिटी सही थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी इवनली, लेकिन अभी उस पॉइंट पे इंटेंसिटी चेंज हो गई। चेंज होना मतलब यहाँ पे वर्ड यूज किया है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी और इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ मीडियम। किसकी वजह से हुआ हो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव की वजह से हुआ। तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या फिर इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अभी यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं, मैंने तो लाइट लेके समझा रहा हूँ आपको। इंटरफेरेंस सिर्फ लाइट वेव की ही होती है क्या, नहीं, साउंड में भी होती है, ठीक है, साउंड में भी इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। कोई भी 2 वेव्स, यहाँ पे मैंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिख दिया, लेकिन इंटरफेरेंस किसी भी वेव में हो सकता है। ट्रांसवर्स वेव्स में भी इंटरफेरेंस हो सकता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में भी इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इंटरफेरेंस की डेफिनेशन अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। अभी चलो आपके बुक के हिसाब से भी देखते हैं। वेव को इस तरह से लिखते हैं अपन, कोई भी वेव को इस तरह से, ठीक है। अभी अपन ट्रांसवर्स मानते हैं। बताओ, ये जो है चट्टान उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो ढलान है इसको बोलते हैं ट्रफ। ये तो पता होगा आपको, क्लास 11th में पढ़ा है आपने, ठीक है। क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। मान लो एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पे एक वेव आई, ठीक है, ये वेव और ये दूसरी वेव आई, उस पॉइंट पे आके वो आगे जाके सुपर इम्पोज होगी। तो इंटरफेरेंस के 2 टाइप पढ़ते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आपको एक रफ आइडिया है। कौन सी आइडिया है, रफ आइडिया, ठीक है। एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के डिफरेंस में आपको 4 या 5 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन आप वो तब तक नहीं समझोगे जब तक आप अच्छी तरीके से पाथ डिफरेंस समझ लोगे या अच्छी तरीके से आप फेज डिफरेंस समझ लोगे, ठीक है। और उसके लिए आगे मैं आपको बताऊंगा, जब अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे ना, तब वापस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आएगा, वापस पाथ और फेज आएगा, उसमें देखते हैं। अभी से आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर दो। क्या है, इसको समझाने के लिए आपके बुक के अंदर वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन
वाटर सरफेस का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा GIF भी डाल के देता हूँ। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, एक बंदा है जो वाटर सरफेस के ऊपर दो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, दो बलून ऐसे ऐसे डाले उसने, क्योंकि क्या है, बारिश में देखा होगा कोई, अगर मतलब बारिश खत्म हो गई ठीक है, पानी क्या हुआ, इकट्ठा हुआ एक जगह पे, ऊपर से हमने क्या कर दिया, एकदम आराम से पत्थर डाल दिया, उसके अंदर क्या हो गई आपकी ट्रांसवर्स वेव। वाटर सरफेस पे जो वेव बनती है वो कौन सी, ट्रांसवर्स। लेकिन एक ही पत्थर पड़ा है तो क्या होगी, एक ही वेव जनरेट होगी उस पॉइंट से। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो अलग अलग बलून लेके दो वेव्स प्रोड्यूस करने की ट्राई कर रहा है वो। तो एक इस पे क्या हो गया, ये एक सोर्स हो गया, ये दूसरा, ये एक बलून हो गया, ये दूसरा, S1 S2। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे डायग्राम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतनी अच्छी से नहीं आएगी, इसलिए मैं डायग्राम भी यहाँ पे दिखा दूंगा, जो ऑलरेडी ड्रॉन डायग्राम है। तो ये इसको मान लेते हैं क्रेस्ट, इसको मान लेते हैं क्रेस्ट, और जो इसी डॉटेड में बनाऊंगा उसको मान लेते हैं ट्रफ, समझने के लिए। ठीक है, तो वाटर सरफेस पे जो वेव प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव, और ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या बनते हैं, क्रेस्ट ट्रफ। तो ये पहला क्रेस्ट बना, क्रेस्ट के बाद क्या बना, ट्रफ बना, वापस क्रेस्ट बना, क्रेस्ट के बाद क्या बना, ट्रफ बना, वापस क्या बना, वापस बना क्रेस्ट, क्रेस्ट के बाद क्या बना, ट्रफ बना। अब ये यहाँ पे दूसरा बलून रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। तो पहले इसने भी मान लो क्या बनाया, इसने भी पहले बनाया, मान लो क्रेस्ट बनाया। ऐसा नहीं है कि पहले क्रेस्ट ही बनेगा। ठीक है, ये पहले क्रेस्ट बना सकता है तो ये पहले ट्रफ भी बना सकता है, ये ट्रफ बनाएगा तो ये क्रेस्ट, ऐसा अपन अपने हिसाब से। ठीक है, मान लो इसने दूसरी बार नेक्स्ट क्या बनाएगा, ये ट्रफ बनाया, वापस क्या बनाया है, क्रेस्ट बनाया। अगली बार कंपलसरी क्या बनेगा, अगली बार कंपलसरी बनेगा ट्रफ, अगली बार कंपलसरी बनेगा क्रेस्ट, अगली बार कंपलसरी बनेगा ट्रफ। ठीक है, अभी इसके यहाँ पे मैंने कम बनाई है, यहाँ पे लास्ट मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे लास्ट मैंने बनाया था, देखो क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, वापस में बनाऊंगा क्रेस्ट, बस इतना ही जाता हूँ। अभी ये डायग्राम समझने में आपको बहुत मुश्किल हो रही होगी, पता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जाते हैं। ये पहला सोर्स देखो क्या है, ये पहली वेव का क्रेस्ट है ये, और ये जो क्रेस्ट दिख रहा है, ये वाली क्रेस्ट लाइन, ये किसकी वजह से, दूसरी। मतलब क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे दोनों वेव्स के क्रेस्ट कोइंसाइड हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसे पॉइंट ढूंढो, यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों का क्रेस्ट आया, यहाँ पे भी क्या होगा, ओ सॉरी ये गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे कुछ वैसा मिल रहा है क्या नहीं। हाँ, अभी देखो ये भी डॉटेड है और ये भी डॉटेड है, ये दोनों डॉटेड एक जगह पे आ गए। मतलब क्या, एक दूसरे के ट्रफ भी एक दूसरे पे कोइंसाइड हुई। अभी देखो क्या है, अगर दो आइडेंटिकल वेव्स लेंगे इस तरह से, और दूसरी भी सेम है, अगर मान लो क्रेस्ट और क्रेस्ट एक दूसरे पे कोइंसाइड हो गए, तो उसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिक उनके ट्रफ भी एक दूसरे पे कोइंसाइड होंगे, प्रोवाइडेड दोनों वेव्स आइडेंटिकल हो। दोनों वेव्स कैसे हो, आइडेंटिकल या सेम हो। सेम मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों पीरियोडिक हो। ठीक है, इस तरीके से। वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है, वापस इधर जाओ क्या हो रहा है, ट्रफ पे ट्रफ, डॉटेड पे डॉटेड। तो ऐसा जो सुपर इम्पोजिशन हो रहा है, वो वाले पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे आगे जाके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ब्राइट ब्रांड। आगे अगर आपने स्क्रीन आप आगे पता चलेगा इंटरफेरेंस कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर वाटर में देखोगे, अगर आप ट्राई करोगे घर पे भी, ठीक है, बारिश के दिनों में, तो जहाँ पे दोनों का क्रेस्ट आते हैं या ट्रफ आते हैं ना, तो एक वो बहुत ऊपर आ जाता है पानी, या फिर बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, दो चीज़ें, और बाकी में बीच का होता है। ठीक है, उसी तरीके से एक और डायग्राम में यहाँ पे दिखा दूंगा आपको अच्छी तरीके से। तो क्या है, जहाँ पे दोनों सेम टाइप वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इंसिडेंट होती है, मतलब क्रेस्ट पे क्रेस्ट या ट्रफ पे ट्रफ, तो वो उस टाइम पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है, उस टाइम पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब क्या, क्रेस्ट पे क्रेस्ट या फिर ट्रफ पे
ट्रफ जब इंसिडेंट होता है तब उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दूसरी चीज डिस्ट्रक्टिव कब, जब डिफरेंट डिफरेंट क्रेस्ट पे ट्रफ आ जाए या फिर वाइस वर्सा, ट्रफ पे क्या आ जाए, एक के ट्रफ पे दूसरे का क्रेस्ट आ जाए। यहाँ पे हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे मैं क्रॉस बनाया, एक का क्रेस्ट मतलब एक की पूरी सॉलिड लाइन और दूसरी की कौन सी लाइन थी, दूसरी की डॉटेड, ये दूसरी की कौन सी जा रही है, डॉटेड। अभी यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे एक का क्रेस्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आने वाला ये दूसरे का डॉटेड इधर है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अभी वापस यहाँ पे भी क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव। कैसे, इसका जो डॉटेड था, ठीक है, ये डॉट आ रहा है, और इसका जो सॉलिड था ये सॉलिड, ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे, या उल्टा एक का ट्रफ दूसरे की क्रेस्ट पे जब इंसिडेंट होगा। तो ये रफ आइड है, इसका इतना कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, जस्ट अभी के लिए समझने के लिए है, ठीक है। तो जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट या फिर ट्रफ पे ट्रफ कोइंसाइड होगा तो तब कौन सा इंटरफेरेंस होता है उस पॉइंट पे, कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव कब, जब एक के क्रेस्ट पे दूसरे का ट्रफ, और वाइस वर्सा, मतलब क्या, एक के ट्रफ पे दूसरे का क्रेस्ट आएगा तब। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे बनता है ब्राइट बैंड। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें होती है, तो वहां पे बनता है ब्राइट बैंड। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे बनता है डार्क बैंड। क्या बनता है, डार्क बैंड। एक्चुअली इंटरफेरेंस पैटर्न होता है जो, अगर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब एकदम अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न अगर आपको चाहिए तो कुछ कंडीशंस होती है, वो अगले से अगले वीडियो में आएगी वो कंडीशंस, कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन जो एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसके अंदर होता है ब्राइट और अल्टरनेट डार्क बैंड। मतलब एक ब्राइट बना तो उसके बाजू में डार्क बनेगा, वापस ब्राइट बनेगा, वापस डार्क बनेगा। उसमें भी क्या रहेगा, ब्राइट एकदम ब्राइट रहेगा और डार्क एकदम डार्क रहेगा। मतलब ब्राइट में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा और डार्क में इंटेंसिटी जीरो, डार्क में इंटेंसिटी जीरो, ठीक है। तो दो टाइप होते हैं इंटरफेरेंस के, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर मान लो जो दो वेव्स है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है ये भी बताता हूँ मैं आगे। कंस्ट्रक्टिव में होगा उन एम्पलीट्यूड की एडिशन, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो, दोनों एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। उस टाइम पे, उस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर उल्टी केस हुई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो, अगर एम्पलीट्यूड जीरो तो इंटेंसिटी भी क्या होगी आपकी, जीरो। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनेगा, डार्क बनेगा। क्या बनेगा, डार्क बनेगा। कैसे, ये आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपके बुक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव में क्रेस्ट पे क्रेस्ट या ट्रफ पे ट्रफ, डिस्ट्रक्टिव में वाइस वर्सा, मतलब क्या, क्रेस्ट पे ट्रफ या फिर ट्रफ पे क्रेस्ट कोइंसाइड होगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा एकदम तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो इस केस में एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है दोनों वेव्स की, तो एम्पलीट्यूड के सब्ट्रैक्शन की वजह से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी जीरो, ठीक है। तो इंटेंसिटी कहाँ पे ब्राइट मिलेगी, जहाँ पे जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इंटेंसिटी जीरो कहाँ पे मिलेगी, जिस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। ये क्रेस्ट ट्रफ वाली कंडीशन ध्यान में नहीं रखना है। अभी फिर से बता रहा हूँ कि आपको फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंसेस वाली कंडीशंस ध्यान में रखना है, ठीक है। वो कैसे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी एक कंसेप्ट लेके चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है इसमें इंटरफेरेंस टॉपिक में ही, जिसका नाम है कोहेरेंट सोर्सेस। कौन सी सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस। ये बहुत ज़्यादा जरूरी, इस पे ना शायद शॉर्ट नोट आ सकती है। अभी पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। सोर्सेस
विच एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और 0 फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस independent of the time are called coherent sources। कुछ भी अगर अभी तक नहीं समझा है तो भी चलेगा। कितने टाइम का हो गया इंटरव्यू? 45 मिनट्स का। ठीक है, बताता हूँ मैं। देखो क्या है, इंटरफेरेंस होने के लिए 2 वेव्स जरूरी है। ठीक है, तो 2 अलग अलग सोर्सेज से मान लो लाइट आ रही है। पहली वेव एक सोर्स से आई, दूसरी वेव दूसरे सोर्स से आई, दोनों में ओवरलैपिंग हुआ। लेकिन वो दोनों वेव्स जो होंगी वो दोनों वेव्स की क्या सेम होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। बताता हूँ आगे। और दोनों वेव में फेज डिफरेंस या तो 0 चाहिए या फिर फेज डिफरेंस कैसा चाहिए? कांस्टेंट चाहिए, या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट चाहिए। मतलब कांस्टेंट मतलब क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। अभी फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ गए? तो अपन ने क्वेश्चन देखा होगा, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, और दूसरी वेव y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। 0 फेज डिफरेंस मतलब क्या? ये वाला ब्रैकेट माइनस ये वाला ब्रैकेट 0 आना चाहिए। ये हो गया पहला 0 फेज डिफरेंस। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? ये ओमेगा क्या होना चाहिए? ओमेगा सेम। सर सेम फ्रीक्वेंसी और ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या? 2 पाई एफ। ओमेगा अगर सेम है, 2 पाई क्या होता है? कांस्टेंट। 2 वेव्स को ओमेगा सेम होना मतलब क्या? एफ सेम होना। ठीक है, ओमेगा सेम मतलब क्या? एफ सेम होना। ठीक है, और फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 0 या फिर कांस्टेंट। फेज डिफरेंस टाइम के हिसाब से आपका चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहली वेव मान लो y1 y2 इस तरीके से है। अभी दोनों का क्या होगा? रिजल्टेंट y नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 क्रॉस y1 प्लस y2। अभी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला है y नेट। अभी रिजल्टेंट के लिए आपके पास 2 रूल है, एक ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, और ये लिखता हूँ y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2 है। ठीक है, अभी क्या है? फेज डिफरेंस 0 होना मतलब क्या? ये दोनों ब्रैकेट सेम। मान लो फेज डिफरेंस सेम नहीं है और फेज डिफरेंस 0 नहीं है, तो फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब इन दोनों में जो फर्क है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अब भी यहाँ पे अपन ने फेज डिफरेंस निकाला, क्या? फाई बोलते हैं फेज डिफरेंस को, ओमेगा टी फिर से दिखना पड़ रहा है kx1 माइनस ओमेगा टी प्लस kx2। ये पहले का फेज, ये दूसरे का फेज। ओमेगा टी कट, फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k x1 माइनस x2, फाई इज इक्वल टू k डेल्टा x। ठीक है, k क्या होता है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस में कहीं पे टाइम है क्या? यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा है। मतलब क्या? हमारा फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, अभी फेज डिफरेंस कांस्टेंट कब नहीं होगा? ठीक है, जब हमारी दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो गई, ओमेगा अगर डिफरेंट हो गई, तो क्या हो गया? तो ये ओमेगा 1 हो जाएगा, ये ओमेगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? ये ऐसा नहीं आएगा, अभी ऐसा आ जाएगा ओमेगा 1t प्लस kx1 माइनस ओमेगा 2t प्लस kx2। तो क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस के डेल्टा एक्स हो जाएगा। अभी जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ? देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ से टी कॉमन, टी आ गया, प्लस प्लस के कॉमन, x1 माइनस x2 डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स। अभी ये नया फेज डिफरेंस, ये पहला फेज डिफरेंस देखो कांस्टेंट था, दूसरा फेज डिफरेंस कैसा है?
दूसरा फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंड है, क्योंकि क्या आ गया, टाइम आ गया यहाँ पे। पहली बार में फेज डिफरेंस निकालने का ट्राई किया के डेल्टा एक्स, दूसरी बार में फेज डिफरेंस निकालने का ट्राई किया, टाइम वाली टर्म आ गई। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि दोनों का ओमेगा डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो अगर ओमेगा, अभी ध्यान से सुनना, अगर ओमेगा डिफरेंस होना मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होना। ठीक है, अगर ओमेगा डिफरेंट है तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf। तो दोनों का अगर ओमेगा अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, उस टाइम पे जब आप फेज डिफरेंस निकालेंगे तो फेज डिफरेंस जो आएगा उसके अंदर टी वाली टर्म आ गई। टी वाली टर्म आ गई मतलब फेज डिफरेंस टाइम पे डिपेंडेंट हो गया, टाइम पे डिपेंडेंट हो गया। लेकिन हमको सोर्सेस कैसे चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन के हिसाब से कोहेरेंट सोर्सेस कैसे होते हैं, वो ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनमें जो लाइट्स इमिट होगी उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, या तो फेज डिफरेंस 0 हो या फिर फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस कब पॉसिबल होगा, जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन। अभी ये क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, मान लो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है आपका वो है फाई, वो है फाई। अभी ये वाले हिसाब से अगर पैरेललोग्राम लगाएंगे इस पे अपन, ठीक है, तो फाइनल क्या होता है, आर नेट इज इक्वल टू, अगर आपको पता होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा क्या, अगर इसके टर्म में निकालते हो आप, एम्पलीट्यूड के टर्म में निकालने जाओगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई, या फिर स्क्वायर निकालते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, रिजल्टेंट। और tan थीटा कैसे बनेगा, ये मान लो रिजल्टेंट आया, ये क्या आया, रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम बना इस तरीके से, ये रिजल्टेंट निकाला अपन ने, ये क्या है, रिजल्टेंट, ये क्या है, दोनों के एडिशन, और ये एंगल में बोलता हूँ थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, अगर स्केलर वेक्टर चैप्टर 11th में आपने ढंग से पढ़ा हो तो सेकंड वेक्टर मतलब y2 मतलब a2 क्या, साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कॉस पाई। सही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे साइड से, सही होना चाहिए। सही है, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, यहाँ से जाते हैं ये थीटा निकाल लिया मैंने, ये यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, नहीं समझा तो भी चलेगा, आगे अगर हो सके तो मैं फिर से बताऊंगा आपको जहाँ पे जरूरत पड़ी, आपके बुक में तो दिया भी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे फाई चेंज होगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड चेंज होगा। अभी आर नेट लिखने से अच्छा क्या होता हूँ, जो आने वाला है, जो नई वेव बनेगी, ठीक है, ये जो थर्ड रिजल्टेंट वेव जो है या फिर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो एम्पलीट्यूड हमेशा चेंज होता जाएगा। अभी चेंज क्यों होता जाएगा, यहाँ पे देखो, टाइम चेंज, फाई चेंज, तो टाइम के हिसाब से फाई चेंज हो रहा है, फाई चेंज होगा तो इस टर्म में क्या चेंज होगा, कॉस फाई चेंज होगा, कॉस फाई चेंज हुआ मतलब पूरा एम्पलीट्यूड चेंज हो गया। मतलब एक ही पॉइंट पे हमारा एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा। एम्पलीट्यूड अगर एक कोई कांस्टेंट चीज रहती है तो एम्पलीट्यूड की वजह से हमारी इंटेंसिटी भी क्या रहती है, उस पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर टाइम के हिसाब से हमारा फेज चेंज हुआ, फेज डिफरेंस, वही फेज डिफरेंस इसमें है, वो वाली टर्म दिख रही है आपको कॉस फाई तक, ओके, कॉस फाई चेंज होते रहेगा तो ये पूरा टर्म चेंज हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी चेंज होगी। तो मतलब क्या है, ओवरलैपिंग होने के बाद इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कभी कांस्टेंट रहेगी नहीं, मैक्सिमम लो जीरो ऐसा चलता ही रहेगा। अगर एक पॉइंट पे कोई इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट नहीं रह रही है तो वो सही इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, वो अच्छा वाला इंटरफेरेंस नहीं है, वो डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस नहीं बनेगा। अगर हमको इंटरफेरेंस अच्छे से पढ़ना है तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो वो कंस्ट्रक्टिव कांस्टेंट रहे, इस पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो डिस्ट्रक्टिव कांस्टेंट रहे। डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, सिंपल, एक ब्राइट बने एक डार्क बने। ब्राइट मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, डार्क मतलब जीरो इंटेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मान लो 20 है, डार्क मतलब 0, तो बस 20 0 20 0 20 0 ऐसा ही दिखना चाहिए।
20, बाद में 12, 18, 17 ऐसा नहीं आना चाहिए। 20, 0, 20, 0, 20, 0 बीच की वैल्यू नहीं चाहिए। वो वैसा अगर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ना तो उसको बोलते हैं गुड या डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ओमेगा चेंज होने की वजह से, ओमेगा दोनों का अलग अलग होने की वजह से फेज डिफरेंस चेंज होते रहेगा टाइम के हिसाब से। फेज डिफरेंस चेंज होते रहेगा तो कॉस फाई चेंज होते रहेगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चेंज होता रहेगा तो इसी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी चेंज होती रहेगी। तो इस पॉइंट पे एक्चुअल में क्या बन रहा है वो हमको समझ में ही नहीं आएगा, या फिर ब्राइट बन रहा है या डार्क बन रहा है या बीच का कुछ इंटेंसिटी आ रहा है कोई वैल्यू, वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये पॉइंट है, वापस दूसरी वेव्स आई यहाँ पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जो चीज़ हो रही है वो कांस्टेंट रहे, इस पॉइंट पे जो चीज़ हो रही है वो कांस्टेंट रहे। अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न। तो अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी। ये तो पहली कंडीशन है, बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई हो ना हो वो बात की बात है, पहली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। टोटल 6 कंडीशन है, लेकिन ये सबसे प्राइम कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? प्राइम कंडीशन। सबसे प्राइम कंडीशन है कि दोनों वेव्स का सोर्स कैसा हो, कोहेरेंट सोर्स हो। अभी आपके बुक में दिया है कि हमको इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे ही देखने को क्यों नहीं मिलता है, तो इसी की वजह से नहीं मिलता है। ठीक है, कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लाइट के सोर्सेज है। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज से लाइट आती है, एक लाइट दूसरे में आती है, ओवरलैप होती है, उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो दो सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते हैं, और कोहेरेंट ना होने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है ना, क्या पता क्या डार्क भी नहीं बनता है पूरा पूरा, ब्राइट भी नहीं बनता है, किसी बीच की ओर वो चेंज होते रहता है, और हमें देखने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो वो इंटरफेरेंस इतना जल्दी 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 इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जो ये नेचुरल सोर्सेस है या जो भी आर्टिफिशियल सोर्सेस है, जहाँ से लाइट की सोर्स लाइट वेव्स एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो रही है, वो ओवरलैपिंग जो हो रही है, वो जो वेव्स आ रही है वो कोहेरेंट सोर्सेस से नहीं आ रही है, वो कोहेरेंट सोर्सेस से नहीं आ रही है। तो कोहेरेंट सोर्सेस की वहाँ से नहीं आ रही है, इसलिए उनके अंदर अच्छे से इंटरफेरेंस नहीं होता है। इंटरफेरेंस होता है लेकिन अच्छा इंटरफेरेंस नहीं होता है, तो इसलिए हमको जनरल नेचुरल लाइफ में इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है। कोहेरेंट सोर्स दो अगर अलग अलग आप सोर्सेस लोगे तो वो दो अलग अलग सोर्सेस को आप कोहेरेंट सोर्स बोल ही नहीं सकते हो। आप कितना भी ट्राई कर लो, एक सोर्स लिया और दूसरा अलग से सोर्स लिया, उन दोनों सोर्सेस को आप कोहेरेंट सोर्स बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि दो कोहेरेंट सोर्स अलग अलग सोर्सेस, दो अलग अलग सोर्सेस को कोहेरेंट बोलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आगे जब हम यंग्स एक्सपेरिमेंट देखेंगे, यंग्स एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यंग एक्सपेरिमेंट ने हमको बताया है कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। लाइट का नेचर क्या है? वेव नेचर है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कोहेरेंट सोर्सेस फिर कैसे बनाए जाते हैं? एक ही लाइट सोर्स लिया जाता है, एक लाइट सोर्स से दो सोर्सेस डिराइव किए जाते हैं, मतलब एक से दो बनाए जाते हैं। वो दो कैसे बनाए जाते हैं आगे देखेंगे अपन। तो एक ही लाइट सोर्स लेंगे तो क्या रहेगा, उस लाइट सोर्स से आने वाली सभी कैरेक्टरिस्टिक, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेवलेंथ कांस्टेंट, के कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। तो वही से अगर दो सोर्सेज बनेंगे आगे जाके एट अ सेम टाइम पे, तो ये दो सोर्सेज के अंदर का भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फेज डिफरेंस सेम रहेगा या फेज डिफरेंस 0 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे दो सोर्सेज मिलेंगे, एक सोर्स से दो सोर्स डिराइव करेंगे, तो वो दो सोर्सेज क्या होंगे? मोर कोहेरेंट। टोटल कोहेरेंट हम उनको भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो क्या रहेंगे? मोर कोहेरेंट। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोहेरेंट सोर्स बनाना है तो एक प्राइमरी सोर्स लो, उससे दो सोर्स डिराइव करो, तो वो दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं? कोहेरेंट सोर्स बता सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स होना बहुत जरूरी है अगर हमको अच्छा इंटरफेरेंस चाहिए तो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे और अच्छी चीज़ें इंटरफेरेंस के बारे में और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। थोड़ा बेसिक लेना है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको इसका थोड़ा बहुत क्लियर करने का ट्राई करूँगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।